तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले जो आपका नया टॉपिक जुड़ा हुआ है वो है आपका यातायात के नियम या ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, यातायात के नियम या ट्रैफिक रूल्स है ना। आपके यूनिट 15 जीएस का जो यूनिट 15 है उसके अंतर्गत ये जोड़ा गया नया टॉपिक है। और जब ये टॉपिक है तो यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्न भी संभव है। तो इसको अपन इसके हर आयाम को कवर करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम ये जानें कि आखिर यातायात जो है होता क्या है ना, ट्रैफिक क्या है। ट्रैफिक रूल्स तो तब जानेंगे जब पहले तो ट्रैफिक जान लें अपन। तो आप एक चीज याद रखें कि जो आवागमन है, ठीक है, आवागमन, ठीक, आना जाना जिसको बोलते हैं, आवागमन को ही यातायात कहा जाएगा। मतलब जब हम आ रहे हैं जा रहे हैं कहीं पर, ठीक है ना, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट शैल बी नोन एज ट्रैफिक। मतलब जो आवागमन है वही क्या है, यातायात। और बेसिकली अगर यातायात की अगर हम बात करें तो आवागमन कई माध्यम से हो सकता है। अगर आप देखें तो आवागमन के कई माध्यम है, ठीक है। देयर आर वेरियस रूट्स फॉर द ट्रैफिक। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मार्ग हैं। जैसे एक हो सकता है आपका जल मार्ग, जिसको हम वाटरवेज कहते हैं, है ना, वाटरवेज। एक हो सकता है आपका वायु मार्ग, जिसको हम एयरवेज कहते हैं, ठीक। एक हो सकता है रेल मार्ग, जिसको हम रेलवेज कहते हैं। और एक हो सकता है आपका सड़क मार्ग, जिसको हम रोडवेज कहते हैं। देखिए, दीज आर द वेज ऑफ ट्रैफिक। इतने तरीकों से आवागमन या ट्रैफिक जो है वो संभव है, ठीक। एक वाटरवेज हो सकता है, शिप के माध्यम से आप कहीं आना जाना कर रहे हैं, जल मार्ग। एक एयरवेज हो सकता है, फ्लाइट के माध्यम से जो आप आना जाना करते हैं। एक रेलवेज हो सकता है, रेल के माध्यम से आना जाना हम जो करते हैं। और एक होता है आपका रोडवेज, ठीक। एक बात ध्यान समझिएगा, जलमार्ग ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, केंद्र सूची का विषय है। वाटरवेज इस कम्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। मतलब जल मार्ग से संबंधित कोई भी नियम कानून बनाना होगा तो वो केंद्र सरकार बनाएगी। वायु मार्ग ये भी जो है आपका, ये भी केंद्र सरकार के ही अधीन आएगा। इवन द एयरवेज कम्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। जो वायु मार्ग है वो भी केंद्र सरकार के ही अंतर्गत आता है। जो रेलवेज है ये भी आपका केंद्र सरकार के ही अंतर्गत आएगा, ठीक है। रेलवेज ऑल्सो फॉल्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत। लेकिन जब सड़क मार्ग की बात करते हैं तो सड़क मार्ग को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जो सड़क मार्ग है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होगा आपका हाईवेज, नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको कहा जाता है। और एक होगा आपका स्टेट हाईवेज, ठीक है, एंड अदर्स, मतलब जो शहरों में जो सड़कें बनती है। तो जो नेशनल हाईवेज है इट ऑल्सो फॉल्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत ही आएगा, नेशनल हाईवेज। लेकिन जो स्टेट हाईवेज होंगी, जो राज्य की जो सड़कें होंगी, राज्य राजमार्ग जिनको बोला जाएगा, और जो अन्य सड़कें होंगी ये आएंगी आपका राज्य सरकार के अंतर्गत, ठीक है ना। स्टेट हाईवेज एंड द अदर रोड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉल्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे। इतने प्रकार के मार्ग होते हैं, मतलब इतने प्रकार से ट्रैफिक संभव है, ठीक है। वाटरवेज ट्रैफिक संभव है, एयरवेज ट्रैफिक संभव है, रेलवेज ट्रैफिक संभव है, और आपका रोडवेज ट्रैफिक भी संभव है। इन सारे ट्रैफिक्स में से जो वाटरवेज है, एयरवेज है, रेलवेज है, इसको कंट्रोल करने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है।
लेकिन जब हम बात रोडवेज की बात करते हैं, सड़क मार्ग की बात करते हैं, तो सड़क मार्ग में दो हिस्से हो जाएंगे, एक एनएच हो जाएगा और उसके अलावा एसएच और अदर रोड्स होंगे। एनएच फॉल्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे उसको कंट्रोल करने का पावर भी केंद्र सरकार के पास में है, लेकिन जो स्टेट हाईवेज हैं उनको कंट्रोल करने का पावर केंद्र सरकार के पास नहीं, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। मेरी बात समझ में आई? अब एक बात यहीं से समझिएगा बेटा, अगर कोई शिप चल रहा है केंद्र सरकार उसको कंट्रोल कर रही है, कोई फ्लाइट चल रहा है केंद्र सरकार उसको कंट्रोल कर रही है, रेलवेज केंद्र सरकार उसको कंट्रोल कर रही है। लेकिन जब रोडवेज पर आ रहे हैं तो रोडवेज पर आपका मोटर व्हीकल चलेंगे, भाई रेलवेज पर रेल चलेगी, एयरवेज पर फ्लाइट चलेंगे, वाटरवेज पर शिप चलेंगे। उसी तरीके से जब हम रोडवेज पर आते हैं, सड़क मार्ग पर आते हैं, तो वहां पर क्या चलेंगे? आपका मोटर व्हीकल। अब रोडवेज के दो हिस्से हैं, एक नेशनल हाईवे है, एक स्टेट हाईवे है। नेशनल हाईवे केंद्र सरकार के अंतर्गत, मतलब आपकी गाड़ी जब नेशनल हाईवे पर चल रही है तो केंद्र सरकार के कंट्रोलिंग में है। आपकी गाड़ी जब स्टेट हाईवे पर चल रही है तो राज्य सरकार के कंट्रोल में। गाड़ी तो वही है, नेशनल हाईवे पर केंद्र सरकार की रूलिंग है, स्टेट हाईवे पर राज्य सरकार की रूलिंग है। इसका मतलब दोनों कानून बना पा रहे हैं। उसके लिए जब एक ही विषय पर दोनों कानून बनाए तो ऐसी व्यवस्था तभी होगी जब वो हमारे संविधान की समवर्ती सूची में हो। इसलिए याद रखेंगे कि जो मोटर व्हीकल है वो हमारे संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझ रहे बात? मोटर व्हीकल्स कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मोटर व्हीकल है हमारा, मोटर यान जिसको बोलेंगे हिंदी में हम, मोटर यान के अंतर्गत सारी चीजें आएंगी। आपका दो पहिया वाहन भी आएंगे, चार पहिया वाहन भी आएंगे, कॉमर्शियल भी आएंगे, है ना? तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे, कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आएंगे ये सारी चीजें। सही बात? अब यहीं से एक बात देखें बेटा, जब हम यातायात के नियमों को पढ़ रहे हैं तो यातायात तो चार प्रकार के मार्गों पर संभव है, लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लिए जरूरी है किसके संदर्भ में? आपका सड़क मार्ग के संदर्भ में। मतलब यहां पर हम जो भी यातायात के नियम पढ़ेंगे या जिस भी हम ट्रैफिक की बात करेंगे, हम रोडवेज ट्रैफिक की बात करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि रोडवेज ट्रैफिक के संदर्भ में हमको बात करनी है आपका, तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे लिए ट्रैफिक जो इंपॉर्टेंट है वो है रोडवेज। ठीक, अब एक बात समझेंगे, मतलब हम यहां पर सड़क संबंधित, है ना, सड़क संबंधित यातायात के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? ट्रैफिक रूल्स रिलेटेड विथ रोडवेज, सड़क संबंधित यातायात के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? हमको मेन इसको पढ़ना। समझ में आया टॉपिक कैसे क्या पढ़ना है हमको? अब एक बात समझिए बेटा, आखिर मेरा मानना यह है कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ने जाते हैं तो उसके रीजन को पहले जान लेना जरूरी है। जैसे हमको यातायात के नियम पढ़ना है तो हम पहले यह जान लें कि आखिर यातायात के नियम जरूरी कैसे क्यों है, रीजन क्या है उसका। जब हम रीजन जान जाएंगे, कारण जान जाएंगे उसका कि यातायात के नियम जरूरी क्यों है, तो यातायात के नियम क्या है भाई, जिन जिन वजहों से वो जरूरी है वही सारे नियम होंगे। तो सड़क संबंधित यातायात के नियम में सबसे पहले मैं आपको यातायात के नियम का कारण बताने जा रहा हूं कि आखिर यातायात के नियम आवश्यक क्यों है। ठीक है, व्हाई द ट्रैफिक रूल्स इज मैंडेटरी। क्यों यातायात के नियम हमारे लिए जरूरी है, सबसे पहले हम ये रीजन समझते हैं। सही बात? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिएगा बेटे। देखेंगे कि विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर ट्रैफिक, जो रोडवेज ट्रैफिक होते हैं उसकी निगरानी करने के लिए, सर्विलांस करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर एक संस्था है जिसका नाम है IRF, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन। ठीक है, विश्व स्तर पर सड़क संबंधित यातायात के जो नियम होते हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं, उन पर निगरानी रखने के लिए एक वैश्विक संगठन है जिसका नाम है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन। ठीक, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय सड़क संघ कहा जाता है इसको।
इस अंतरराष्ट्रीय सड़क संघ के अनुसार अगर हम देखें तो प्रतिवर्ष एवरी ईयर, प्रतिवर्ष विश्व में 12 लाख लोगों की मृत्यु जो है वो सड़क दुर्घटना में होती है। ठीक, 2015 तक का ये औसत था कि विश्व में लगभग 12 लाख लोग प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती थी, जबकि 2020 से ये आंकड़ा 19 लाख हो गया है। ठीक है, on an average around 20 lakhs people were died during the road accidents according to IRF report till 2015, but since 2020 19 lakhs people are dying due to road accident according to IRF। समझ रहे हैं? 2015 तक के आंकड़े ये कहते हैं कि प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु होती थी विश्व में सड़क दुर्घटना में, और 2020 से ये बढ़कर के औसतन प्रतिवर्ष 19 लाख हो चुका है। इसी रिपोर्ट में यह बताया भी गया है कि वर्ष 2030 तक टिल 2030, अगर 2030 की हम बात करें तो प्रत्येक 5वां व्यक्ति, ठीक है ना, एवरी 5th पर्सन शैल डाई ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। प्रत्येक 5वें व्यक्ति की मृत्यु का कारण सड़क दुर्घटना होगी। सही बात, यह विश्व की बात है। आईआरएफ की रिपोर्ट अगर भारत में देखें तो भारत में यह कहता है कि प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख लोग जो है उनकी मृत्यु भारत में सड़क दुर्घटना में होती है। अराउंड 1.5 lakhs people in India are dying due to road accident annually। हर साल लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु भारत में सड़क दुर्घटना से हो रही है। ऑन एन एवरेज है, ये एक औसत है आंकड़ा, और लगभग 5 लाख जो है वो गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं, ग्रीवियसली इंजर्ड होते हैं, मतलब उनको गंभीर चोट आ जाती है। समझ में आएगी मेरी बात? ये विश्व की स्थिति है, ये भारत की स्थिति देखें। अराउंड 1.5 lakhs people are dying due to road accident। 5 lakhs people are grievously hurt, मतलब उसको गंभीर चोट पहुंच रही है। इतना बड़ा आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े हैं उसको, मतलब सड़क से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो पुलिस को सौंपे गए हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस को। और छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से जो संस्था इसके लिए काम करती है उसे लीड एजेंसी कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से लीड एजेंसी बनाई गई है जो कि छत्तीसगढ़ में सड़क से संबंधित और यातायात से संबंधित जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उसके संदर्भ में अपनी रिपोर्ट जारी करती है। इस लीड एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में औसतन 12 से 15 हजार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, है ना, 12 to 15,000। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु है वो लगभग 12 से लेकर 15,000 के बीच में। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम 2022 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ में कुल 13,279 रोड एक्सीडेंट्स जो है वो रिपोर्ट किए गए, रिकॉर्ड किए गए, 13,279। ये रिपोर्ट ये कहती है कि छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं हैं, जो रोड एक्सीडेंट्स है, सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं की अगर बात करें तो ये 18 से 35 वर्ष की आयु, 18 to 35 ईयर्स, 18 से 35 वर्ष की आयु के जो युवक और युवतियां हैं उनमें सड़क दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा देखी जाती है, 18 to 35 ईयर्स। ठीक, ये छत्तीसगढ़ में आयु वर्ग है जो सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना का शिकार होता है, 18 to 35 ईयर्स। अगर हम नेशनल लेवल पर जाएंगे तो ये 18 to 45 ईयर्स है, याद रखेंगे। भारत में सड़क दुर्घटना में आहत होने वाले या सड़क दुर्घटना के जो पीड़ित हैं वो 18 to 45 ईयर्स है, जो एवरेज है एज।
जबकि छत्तीसगढ़ में ये क्या हो जाता है 18 to 35 ईयर्स, 18 से 35 साल की उम्र के जो युवा है वो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इसके शिकार हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? याद रखेंगे बेटा, सबसे ज्यादा 62.8%, 62.8% जो रोड एक्सीडेंट्स है वो दोपहिया वाहन है ना, टू व्हीलर्स से हो रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो रोड एक्सीडेंट्स हैं छत्तीसगढ़ में वो टू व्हीलर्स में है, 62.8%। ठीक है ना, रोड एक्सीडेंट्स ऑकर्स इन टू व्हीलर्स है ना, बाइक्स वगैरह में सबसे ज्यादा 62.8%। छत्तीसगढ़ में अगर हम ये देख रहे हैं, सड़क दुर्घटनाओं के बारे में देख रहे हैं, तो ये जो लीड एजेंसी की रिपोर्ट है और जिस रिपोर्ट को मैं कोड करके बता रहा हूं, लेटेस्ट रिपोर्ट वर्ष 2020 की है, इस लीड एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मैक्सिमम जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो जनवरी माह में होती हैं, मैक्सिमम। ठीक है, मोस्टली रोड एक्सीडेंट्स इन छत्तीसगढ़ ऑकर्ड इन जनवरी, और जो सबसे कम होता है मतलब मिनिमम जो है आपका ये अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल जो है आपका वो सबसे कम सड़क दुर्घटना का केस जो है उसमें रजिस्टर्ड होता है, रिकॉर्ड होते हैं। समझ में आ रहा है? छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो रोड एक्सीडेंट्स है, अगर जिले देखें अपन, सबसे ज्यादा रायपुर, दूसरे नंबर पर बिलासपुर, तीसरे नंबर पर दुर्ग और चौथे नंबर पर राजनांदगांव है। ठीक है, मोस्टली रोड एक्सीडेंट्स ऑकर्स इन छत्तीसगढ़ इन द डिस्ट्रिक्ट रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग एंड राजनांदगांव। सबसे ज्यादा रायपुर, अराउंड 15%। जो छत्तीसगढ़ में जो टोटल रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसका 15% लगभग रायपुर में, 8% बिलासपुर और दुर्ग में, और 7% के आसपास जो है रोड एक्सीडेंट जो है वो राजनांदगांव में होते हैं। परसेंटेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझ लें और ये याद रख लें कि ये जो 4 जिले हमने लिखे, छत्तीसगढ़ में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स का 1/4 इन्हीं 4 जिलों में होता है। मतलब 25% जो रोड एक्सीडेंट्स हैं छत्तीसगढ़ के वो इन्हीं 4 जिलों में होते हैं। समझ रहे? जो 25% जो रोड एक्सीडेंट्स हैं ऑकर्ड इन दीज 4 डिस्ट्रिक्ट्स, छत्तीसगढ़ के इन्हीं 4 जिलों में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। सबसे ज्यादा आपका रायपुर में होता है। इसमें एक और बात समझे, ये छत्तीसगढ़ में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स हैं। समझ में आया? यातायात के नियम हम क्यों पढ़े, हम इसको पहले जानने की, एक्सप्लोर कर रहे हैं। भाई नियम की जरूरत दुर्घटना को रोकने के लिए, और विश्व सहित भारत में और छत्तीसगढ़ में इतनी ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही है ना। विश्व में औसतन साल भर में 12 लाख लोगों की मृत्यु हो जा रही है। 2020 से 19 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। 2030 तक हर 5वां व्यक्ति की मृत्यु का कारण सड़क दुर्घटना होगी विश्व में। भारत में आ रहे हैं प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। 5 लाख लोग ग्रीवियसली इंजर्ड हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में औसतन 15,000 लोगों की मृत्यु हो रही है। 13,279 2022 का आंकड़ा है। ठीक, 18 to 35 ईयर्स एवरेज ईयर है। आप सोचें, एकदम युवाओं की आबादी है ये, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आईआरएफ ने कारण भी बताया है, रीजन बताया कि आखिर ये यातायात या सड़क दुर्घटनाएं होती क्यों है। ठीक है ना, दुर्घटना के कारण, दुर्घटना के कारण अगर हम देखें, रीजन ऑफ एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, तो याद रखिए आईआरएफ की रिपोर्ट कहती है कि 78.7%, 78.7% of road accident is occurred due to the negligency of driver. जो वाहन चालक है उसकी गलती से 78.7% सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। समझ बात? मतलब सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो याद रखें वाहन चालक की गलती। ठीक है ना, द नेग्लिजेंसी ऑफ ड्राइवर is the biggest reason behind the road accidents.
इट इज अराउंड 78.7%, 78.7% जो दुर्घटनाएं हैं वो वाहन चालकों की गलती से ही हो रही। गलतियां जैसे क्या है? सबसे पहले आपका ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ठीक, ड्रिंक एंड ड्राइव है। ओवर स्पीडिंग मतलब निर्धारित गति सीमा से तेज गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग, ठीक है। माइनर्स, जो नाबालिग है उनके द्वारा गाड़ी चलाना, माइनर्स। इसके बाद नॉट ओबेइंग द ट्रैफिक रूल्स, यातायात के नियमों का पालन ना करना। सही बात। 78.7% जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो वाहन चालकों की गलती से होते हैं। और क्या गलती करते हैं वाहन चालक? एक तो ड्रिंक एंड ड्राइव है, दूसरा ओवर स्पीडिंग है, तीसरा आपका बच्चों को गाड़ी चलाने दे रहे हैं, ठीक है, चौथा ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, जान भी नहीं रहे। और जब इतनी भयावह स्थिति है सड़क दुर्घटना की, तो इन दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपका यातायात के नियमों की, ठीक है। और इसीलिए फिर सड़क संबंधित यातायात के नियम फिर बनाए गए। आई मेरा समय। अब देखें, क्योंकि अब इन चीजों को रोकने के लिए यातायात के नियमों की आवश्यकता है। भारत एवं छत्तीसगढ़ में यातायात के नियम, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स इन इंडिया एज वेल एज छत्तीसगढ़, ठीक है। भारत में यातायात के नियम और छत्तीसगढ़ में यातायात के नियम। अब इसको समझते हैं। एक बात समझिएगा बेटा, पहले इसका थोड़ा सा मैं उद्भव आपको बताने जा रहा हूं, एवोल्यूशन, इमर्जेंस कैसे आया, है ना। हाउ द ट्रैफिक रूल्स हैज बीन इवॉल्व्ड, किस प्रकार से ये आया है ट्रैफिक रूल्स। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि वर्तमान में, एट प्रेजेंट, वर्तमान में केवल 28 देश ही ऐसे हैं जहां पर यातायात के नियम है। प्रेजेंटली देयर आर ओनली 28 कंट्रीज आर हैविंग द ट्रैफिक रूल्स। वर्तमान में केवल 28 देश ही ऐसे हैं जहां पर यातायात के नियम लागू है या ट्रैफिक रूल्स है, एंड इंडिया इज वन ऑफ द 28 नेशन। और भारत भी इन 28 देशों में से एक है जिसके पास अपने यातायात के नियम। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई, आप इसको समझिए बेटे। देखिए, रोम जो है, रोम विश्व का पहला देश है जिसने सड़क चिन्हों का प्रयोग शुरू किया, ठीक। रोम इज द फर्स्ट नेशन विच हैड स्टार्टेड द रोड साइंस, रोड इंडिकेटर्स। सड़क चिन्ह, जैसे आप सड़क पर चलते हैं तो अलग अलग आपको चिन्ह दिखाई देते हैं, माइलस्टोन्स दिखाई देते हैं, बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, ये तमाम प्रकार के जो साइंस होते हैं, दिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय रोम। समझ रहे हैं? रोम विश्व का पहला देश है जिसने सड़क चिन्हों का प्रयोग करना शुरू किया। ये यातायात के नियमों की शुरुआत थी। और ये जो रोम ने जो शुरू किया, ये दीज वर द माइलस्टोन्स ओनली। ये केवल मील के पत्थर थे बस, है ना। मील के पत्थर थे जो दूरी बताते थे। जैसे अभी भी आप चलते होंगे तो साइड में आप देखते होंगे पत्थर लगा हुआ रहता है, और रायपुर 70 किलोमीटर, है ना, रायगढ़ 90 किलोमीटर। दीज आर द माइलस्टोन विच वर फर्स्ट स्टार्टेड बाय द रोम। में विश्व में पहली बार अगर यातायात के नियमों की अगर हम बात करें, रोम से शुरू हुआ। रोम फॉल्स अंडर द यूरोप कॉन्टिनेंट, मतलब यूरोप से सबसे पहले जो है यातायात के नियमों की शुरुआत होती है। और यातायात के नियमों के रूप में सबसे पहले सड़क चिन्हों का प्रयोग किया गया, है ना, रोड साइंस जो होते हैं उनको प्रयोग किया गया। एंड द माइलस्टोन्स वर द फर्स्ट विच वर यूटिलाइज्ड एज द रोड साइंस, है ना। रोड के चिन्हों के रूप में सबसे पहले मील के पत्थर का प्रयोग किया गया था, जो कि केवल दूरी को बताते हैं। लेकिन अब आप एक चीज देखें कि आप
इंडिया से किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, किसी दूसरे देश से किसी तीसरे देश में जा रहे हैं। अब जैसे जैसे देश में आप जाएंगे वैसे वैसे भाषा बदलेगी, बोली बदलेगी, है ना, उनके स्क्रिप्ट्स, लिपि भी बदल जाएगी। अब अगर इस तरीके से रखा जाए, है ना, अगर मान लो कि अलग अलग देश में अलग अलग बदल जाए, और जब आज के डेट की हम बात करते हैं, जब वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो भारत का व्यक्ति अगर दूसरे देश में जा रहा है तो फिर वो तो सड़क पर चल ही नहीं पाएगा फिर, हाँ? इसलिए फिर क्या हुआ कि याद रखिए 19 सितंबर 1949 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 19 सितंबर 1949 को जेनेवा कन्वेंशन या जेनेवा सम्मेलन हुआ, ठीक है। द जेनेवा कन्वेंशन वेयर ऑकर्ड इन 19 सितंबर 1949, 19 सितंबर 1949 को जेनेवा कन्वेंशन हुआ, और इस कन्वेंशन में अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर यातायात नियमों को बनाने व लागू करने की घोषणा की गई, ठीक है। एंड दिस कन्वेंशन, द ट्रैफिक रूल्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वेर अनाउंस्ड। इस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर यातायात के नियम बनाए जाएंगे। और ये जो कन्वेंशन है, इसको 20 दिसंबर 1953, 20 दिसंबर 1953, ये जो सम्मेलन हुआ, इसमें जो बातें हुई कि यातायात के नियम अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित होंगे और इनको लागू किया जाएगा। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित यातायात के नियमों, यानी जो जिनेवा सम्मेलन है, इसको लागू किया गया 20 दिसंबर 1953, ठीक है। एंड दिस जिनेवा कन्वेंशन वेयर इंप्लीमेंटेड ऑन 20 दिसंबर 1953, ठीक है। 20 दिसंबर 1953 को जिनेवा जो कन्वेंशन था उसको लागू कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया था कि सभी देश जो भी जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करेंगे, वे सारे देश अपने देश में यातायात के नियम बनाएंगे, और यातायात के नियम ऐसे बनाएंगे जो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित हो, मतलब विश्व में उसमें सिमिलैरिटी हो, है ना, सार्वभौमिकता हो, इस तरीके की बात कही गई। और याद रखें कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया, एंड इंडिया हैड साइंड दिस कन्वेंशन। भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। इट मीन्स द इंडिया बिकम्स द पार्ट ऑफ द जिनेवा कन्वेंशन ऑफ 1953. इट ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज टू बिल्ड अप अ ट्रैफिक रूल ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका मतलब यह था कि भारत को भी अब ट्रैफिक नियम बनाने पड़ेंगे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हो, और इस तरीके से भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रैफिक नियमों को बनाने के लिए वर्ष 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पारित किया, ठीक है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इनेक्टेड द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, और भारत सरकार ने यातायात के नियमों को संचालित करने के लिए या यातायात के नियम बनाने के लिए मोटर यान अधिनियम 1988 बनाया, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। और याद रखें वर्तमान में वर्ष 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, ठीक है। एंड इन द ईयर 2019 दिस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 वेर अमेंडेड। 2019 में इसमें संशोधन किया गया, और इस तरीके से जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 था, अब यह बन गया है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019। जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 था, उसमें 2019 में अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ संशोधन किए गए, और कठोर किया गया है अब कानून को, ठीक है, संशोधन किए गए, और इस तरीके से
2019 में संशोधन के बाद अब जो नया कानून बन गया वो बन गया आपका मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019, मोटर व्हीकल अमेंडेड एक्ट 2019। और अब वर्तमान में, और इसे 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया है, ठीक है, एंड इट इज इंप्लीमेंटेड सिंस 1 सितंबर 2019 इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इसे 1 सितंबर 2019 से लागू कर दिया गया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो मोटर व्हीकल है इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, यह समवर्ती सूची का विषय है। मतलब केंद्र सरकार कानून बना तो सकती है लेकिन राज्यों को बाध्य नहीं कर सकती लागू करने के लिए, ठीक है। तो जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, ये अलग अलग राज्य अलग अलग समय पर इसको अपना सकते हैं। छत्तीसगढ़ ने इसे 1 सितंबर 2019 से लागू किया है और इस तरीके से वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो यातायात के नियम है, ठीक, यातायात के नियम इसी अधिनियम से संचालित होते हैं। एंड प्रेजेंटली द ट्रैफिक रूल्स इन छत्तीसगढ़ इज इनेक्टेड बाय दिस एक्ट। और वर्तमान में जो भी छत्तीसगढ़ में मोटर वाहन के जो अधिनियम है वो इसी, मतलब जो नियम है, जो ट्रैफिक रूल्स है, वो इसी एक्ट से संचालित है। तो कैसे ट्रैफिक रूल समझ में आया, किस तरीके से इवॉल्व हुआ, किस तरीके से कानून आया, कहां से शुरुआत हुई और कहां हम पहुंचे हैं। तो याद रखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो यातायात के नियम है उनका स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ट्रैफिक रूल्स, तो याद रखिए द मोटर व्हीकल एक्ट इज द सोर्स ऑफ द ट्रैफिक रूल्स इन इंडिया एज वेल एज छत्तीसगढ़। समझ में आई मेरी बात? अब ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक, एक बात समझे, यहीं पर इस प्रकार यातायात के, इस प्रकार यातायात के नियमों का संचालन निम्न विधियों में निहित है, ठीक है। Thus the traffic rules are vested in following laws. Thus the traffic rules are vested in following laws. मतलब यातायात के जो नियम है ये निम्नलिखित विधियों में निहित है। कैसे बेटा, इधर ध्यान सुनिए। देखिए, एक तो हो जाएगा एक्ट और दूसरा हो जाएगा रूल, अधिनियम और नियम। एक बात समझिएगा, इधर ध्यान सुने पहले मेरी। कानून जो होते हैं, कानून जिसको हम लॉ बोलते हैं इंग्लिश में, कानून कौन बना रहा है इसके आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। अगर किसी देश की संविधान सभा कोई कानून बना रही है तो उसको संविधान कहा जाता है। किसी देश की संसद अगर कोई कानून बनाती है तो उसे अधिनियम कहा जाता है। संसद बनाए या किसी देश राज्य की विधानसभा बनाए तो उसको अधिनियम, एक्ट बोलते हैं। अगर किसी कानून को देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी या राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री, अगर ये कानून बनाते हैं तो उसको नियम बोलते हैं, रूल्स। समझ में ये बात? कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट एंड रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन बना 1947 में, बनना शुरू हुआ 1946 से, 1949 में कंप्लीट हुआ, 1950 में हमने उसको इंप्लीमेंट किया। आप सोचें 1949-50 में जब हमारा संविधान बना तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा देश के लिए, लेकिन हर इंसान की एक सीमाएं होती हैं। वो कितना भी सोचेगा तो हर पहलू को नहीं सोच सकता, जरूर आगे चल करके कुछ कमियां या कुछ जरूरतें पड़ेंगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई कि जो संविधान में छूट गई है बातें उसको संसद कानून बना करके कॉम्पनसेट कर देगी। तो संविधान की बातों को लागू करने के लिए या संविधान में जो बातें रह गई उसको इंप्लीमेंट करने के लिए संसद कानून बनाती है, उसको अधिनियम बोलते हैं। अब संसद ने कोई एक्ट बनाया और उस एक्ट में कुछ बातें छूट गई, तो संसद ने तो बना दिया एक्ट, लेकिन वो इंप्लीमेंट कैसे होगा, उससे अगर कोई बातें छूटी हैं तो उसके संदर्भ में जो कानून सरकार बनाती है उसको नियम बोलते हैं।
जैसे आप सुनते होंगे शिक्षा का अधिकार कानून, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये सुनते होंगे। लेकिन वहीं सुनते होंगे शिक्षा का अधिकार नियम 2010। तो नियम मतलब सरकार ने बनाया, अधिनियम मतलब संसद ने बनाया या विधानमंडल ने बनाया। तो उसी तरीके से यातायात के नियमों को संचालित करने के लिए हमारी संसद ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1988 बनाया, जो कि वर्तमान में क्या बन गया है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो एक कानून है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, यह कानून है जिसमें यातायात के नियम है। इसके अलावा ध्यान समझिएगा बेटा, मोटर व्हीकल रूल 1989, जब मोटर व्हीकल एक्ट बना, केंद्र सरकार ने, संसद ने बनाया, तो सरकार ने उसके लिए क्या बना दिया, रूल जारी कर दिया। और जब छत्तीसगढ़ में लागू किया गया तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ मोटर व्हीकल रूल 1994, ठीक है, ये एक्ट बना। इसको छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या बनाया, छत्तीसगढ़ मोटर व्हीकल रूल 1994। समझ में आया? अब आपको ऐसा लगेगा कि 2000 में तो छत्तीसगढ़ बना है, 94 का रूल है। तो एमपी में जब हम थे, एमपी के ही रूल को हमने क्या कर दिया, छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट कर दिया। तो यहां पर याद ये रखना है कि ट्रैफिक रूल्स का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम 1988 और अब वर्तमान में मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 में, और साथ ही साथ मोटर व्हीकल रूल 1989 और छत्तीसगढ़ मोटर व्हीकल रूल 1994। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यातायात के नियमों का उल्लेख निम्न में से किनमें है, तो नंबर एक एक्ट हो गया, एक एक्ट मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019, और दो रूल हो गए, मोटर वाहन नियम 1989 केंद्र सरकार का और छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम 1994 1994। समझ में है? These are the sources of the traffic rules in छत्तीसगढ़ as well as India। समझ में आया? ये यातायात के नियम कहां पर है वो हमने देखा। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब देखो, अब यातायात के नियम को हम समझते हैं कि ये कहता क्या है। अब देखें नियम, और अब हम जो नियम पढ़ रहे हैं ये हम प्योरली छत्तीसगढ़ के संदर्भ में या छत्तीसगढ़ में जो यातायात के नियम है उसके बारे में। तो सबसे पहले एक चीज समझे बेटे, वाहन चालन की अधिकारिता से संबंधित नियम, ठीक है, रूल्स रिलेटेड विथ ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वाहन चालन की अधिकारिता से संबंधित नियम, रूल्स रिलेटेड विथ अथॉरिटी टू ड्राइव द मोटर व्हीकल, मतलब कौन गाड़ी चला सकता है ना, गाड़ी कौन चला सकता है। तो ध्यान समझिए, इसके संदर्भ में जो मोटर व्हीकल जो अमेंडमेंट एक्ट हो गया 2019 का, मतलब ये तो अमेंडमेंट हो गया, जो संशोधित हुआ वो अलग है ना, और मूल एक्ट तो वही है 1988 का, संशोधन है ये तो बाद में। लेकिन जो प्रिंसिपल एक्ट है, जो प्रमुख अधिनियम है, वो कौन सा आपका, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ठीक, इस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की दो धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है जो गाड़ी चलाने की अधिकारिता को बताती हैं बेटा, और यह है धारा 3 और धारा 4। सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 डील्स विद द अथॉरिटी टू ड्राइव द मोटर व्हीकल्स, मतलब गाड़ी कौन चला सकता है। ठीक, धारा 3 और धारा 4। अब समझिए बेटा, धारा 3 बात करता है लाइसेंस की,
सेक्शन 3 डील्स विद द लाइसेंस, ठीक है ना। लाइसेंस से हिंदी में अनुज्ञप्ति लिखा हुआ मिलेगा आपको, अनुज्ञप्ति। लाइसेंस इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में अनुज्ञप्ति लिखा हुआ मिलता है, ठीक, अनुज्ञप्ति। और धारा 4 जो है ये आयु की बात करता है, एज, हु कैन ड्राइव द मोटर व्हीकल, एज है उसके बाद, सही बात। धारा 3 ये कहता है कि वह चालक जिसके पास लाइसेंस नहीं है गाड़ी नहीं चला सकता, ठीक है। सेक्शन 3, द पर्सन हु हैज नॉट होल्डिंग द लाइसेंस इज नॉट एबल टू ड्राइव द मोटर व्हीकल। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो गाड़ी नहीं चला सकता, धारा 3 कहती है। इसका मतलब सेक्शन 3, इसका वाइस वर्सा अगर देखें तो सेक्शन 3 ये कहता है अ पर्सन हु हैज हैविंग द ऑथराइज्ड लाइसेंस कैन ड्राइव द मोटर व्हीकल। मतलब जिसके पास लाइसेंस है वही गाड़ी चला सकता है, सही बात। और धारा 4 कहता है आयु। तो आयु बेटा दो चीजों के लिए समझे, एक मोटर व्हीकल हो गया और एक आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया, है ना। मोटर व्हीकल और एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आप इसको बहुत साधारण शब्दों में, मोटर व्हीकल को आप एलएम भी बोल सकते हैं, लाइट मोटर व्हीकल, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल को आप एचएम भी बोल सकते हैं, हेवी मोटर व्हीकल्स, है ना। लाइट मोटर व्हीकल्स एंड हेवी मोटर व्हीकल्स, समझ गए। लाइट मोटर व्हीकल्स मतलब 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, कार वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रक वगैरह में जाते हैं तो वो एचएमवी में आएंगे, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो जाएंगे, कमर्शियल व्हीकल्स, समझ बात। सेक्शन 4 ये कहता है कि अ पर्सन कैन बी एलिजिबल टू ड्राइव द मोटर व्हीकल्स, इट मींस द लाइट मोटर व्हीकल्स, इफ ही और शी हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 वर्ष पूरे होने चाहिए जब आप लाइट मोटर व्हीकल चला सकते हैं, यानी 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल है। लेकिन अगर आप हेवी चलाना चाहते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना चाहते हैं, यू मस्ट अटेन द 20 ईयर्स ऑफ एज। 20 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तभी आप हेवी मोटर व्हीकल्स को चला सकते हैं। समझ में आई मेरी बात। गाड़ी चलाने की अधिकारिता, who is eligible to drive the motor vehicles, first a license holder according to section 3, and according to section 4 a certain age needed to be achieved, है ना। for LMV it is 18 years and for HMV it is 20 years। मतलब 18 साल और उसके बाद ही आप लाइट मोटर व्हीकल चला सकते हैं, 20 years एंड एबव ही आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को चला सकते हैं। आई मेरी बात समझ में। लेकिन सपोज करें कि अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, है ना। तो आप यहीं से चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। जैसा कि इधर देखें, आप उसके नीचे ही लिख सकते हैं, मेरे पास कोई जगह नहीं था, मैं चेंज कर रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि धारा 3 के अंतर्गत जो लाइसेंस धारक है ना, लाइसेंस धारक वो गाड़ी चला सकता है ना। लाइसेंस होल्डर कैन ड्राइव द मोटर व्हीकल। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक, बिना लाइसेंस धारक अगर गाड़ी चलाए, है ना, बिना लाइसेंस धारण के गाड़ी चलाना मतलब मोटर व्हीकल चलाना एक अपराध है, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल विदाउट लाइसेंस इज अ पनिशेबल ऑफेंस, एक अपराध है, याद रखें। इसके लिए दंड जो है वो धारा 181 में बताई गई है। सेक्शन 181 डील्स विद द पनिशमेंट, धारा 181 में बताई गई है। और धारा 181 ये कहता है कि अगर कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर उसे 5,000 रुपए तक का जुर्माना और या तो 1 माह तक का कारावास हो सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं। अ पर्सन
can drive a motor vehicle if having the valid license. In case of not having the license and he drives the car, he has to punished with the 5,000 rupees of penalty and 1 month of imprisonment. ठीक है, 5,000 रुपए तक का जुर्माना और 1 माह तक की सजा हो सकती है। जब आप भर्ती हो जाएंगे पुलिस में और आप जब कहीं ड्यूटी कर रहे होंगे, ट्रैफिक में अगर आपकी ड्यूटी लगेगी, आप चालान काटेंगे तो ऐसे ही काटेंगे, आपका चालान ऐसे कटेगा, 3/181 में आप चालान काटेंगे। 181 पनिशमेंट की धारा है और 3 जो है वो परिभाषा है। सेक्शन 3 कहता है अ पर्सन इज हैविंग द वैलिड लाइसेंस कैन ड्राइव द कार, कैन ड्राइव द व्हीकल। 181 कहता है अ पर्सन हैविंग नॉट द वैलिड लाइसेंस कैन बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 मंथ एंड पेनाल्टी ऑफ 5,000 रुपीज। तो जब आप बतौर पुलिस जब आप कार्यवाही करेंगे एमवी एक्ट की, तो चालान में आप ऐसे ही काटेंगे, 3/181 काटेंगे। 3/181 मतलब वो अंडरस्टूड होगा, बिना लाइसेंस के चालान किया है पुलिस ने। तो ये आपका धारा 3 है, सेक्शन 3। अच्छा, धारा 4 क्या कहता है? धारा 4 ये कहता है कि कार चलाने की एक सर्टेन एज है, मतलब मोटर व्हीकल चलाने की एक सर्टेन एज है। अच्छा, ये सर्टेन एज कहां पर है? सार्वजनिक स्थल पर है ना, रोड पर चलाना। मैदान में चला रहे हो ला रहे हो तो ऐसा, मतलब अपने घर वर में चला रहे हो, जैसे आपका घर बहुत बड़ा है, मान लो घर के गार्डन में घुमा रहे हो तो दिक्कत नहीं है। सार्वजनिक स्थल पर, मतलब चौक चौराहे, रोड, मैदान, ऐसे जगह पर नहीं चला सकते आप, उसके लिए वो एज तय किया गया है ना। तो अगर आप एज अचीव नहीं किए हैं, इसका मतलब आप क्या है ये बताएं? नाबालिग है, ठीक है ना। अगर आपने एक सर्टेन एज अचीव नहीं किया है, मतलब 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई गाड़ी चला रहा है या 20 साल से कम उम्र का हैवी चला रहा है, तो वो क्या है? नाबालिग है। अगर नाबालिग बच्चे के द्वारा गाड़ी चलाई जाती है तो फिर 25,000 रुपए तक का जुर्माना, 25,000 रुपीज ऑफ पेनल्टी, 3 साल तक की कैद। बच्चे को नहीं होगा, पप्पा को, ठीक है, गाड़ी तो तुम्ही ने दिया है, ठीक है। 25,000 रुपए तक का जुर्माना, 3 साल का कैद। याद रखेंगे, इस स्थिति में अभिभावक, जो पेरेंट्स होंगे, अभिभावक को दोषी माना जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स शैल बी गिल्टी फॉर द ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स बाय द माइनर्स। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चला रहा है तो उसके संदर्भ में दोषी माता पिता होंगे। 25,000 रुपए तक का जुर्माना है या 3 साल की कैद है, 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। एवं जो आमतौर पर लाइसेंस 18 साल पर मिल सकता है, ऐसे नाबालिग को 25 वर्ष तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। मतलब उस नाबालिग के लिए सजा ये हो गई कि उसको 25 साल तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। 7 साल की सजा है, मतलब और 7 साल वो गाड़ी नहीं चला पाएगा। 18 साल में चला सकता था, 25 साल तक नहीं चला पाएगा। और मां बाप ने गाड़ी दिया, इसलिए उनके लिए सजा है कि 25,000 जुर्माना या 3 साल की सजा भोगना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से होता है। अच्छा, यही एक और चीज देखते हैं बेटा, देखो थोड़ा सा याद भी करते चलते हैं। जैसे अभी हमने देखा, मैंने आपको 181 बताया धारा, जिसमें बिना लाइसेंस के अगर कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक, तो उसको हम 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है पुलिस। अभी हमने देखा। लेकिन अगर अयोग्य है वो लाइसेंस के, ठीक है ना, अगर अयोग्य कर दिया गया, लाइसेंस के लिए अयोग्य होने के बाद भी गाड़ी चलाना, तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना, ठीक है। और यह बताया गया आपका सेक्शन 182 में। सही बात, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और गाड़ी चला रहा है तो 5,000। अयोग्य कर दिया गया है, ठीक है, डिबार कर दिया गया, लाइसेंस रद्द हो गया उसका। लाइसेंस रद्द होने के बाद भी गाड़ी चलाता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना। समझ रहे हैं? दोनों बातों को समझना। याद हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? इनको याद रखना बेटा, है ना, मतलब कॉन्सेप्ट से याद रखना है इसको।
रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। लाइसेंस नहीं है और गाड़ी चला रहे हैं, 5,000 रुपए जुर्माना। लाइसेंस रद्द हो चुका है और गाड़ी चला रहे हैं, 10,000 रुपए जुर्माना। नाबालिग है और गाड़ी चला रहे हैं, 25,000 रुपए जुर्माना। अभिभावक दोषी होंगे या 3 साल का कैद हो सकता है, सही बात। और जो नाबालिग है वो 25 साल तक की उम्र तक उसको लाइसेंस नहीं। तो एक नियम ये हो गया। इसके बाद एक और चीज देखें, दस्तावेज संबंधित नियम। ये तो गाड़ी चलाने की अधिकारिता संबंधित था। दस्तावेज संबंधित नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको जरूर याद रखें आप। रूल्स रिलेटेड विथ डॉक्यूमेंट्स, मतलब जब आप एक गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, है ना। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। एक बात ध्यान समझिए, इसके संदर्भ में जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, संशोधित 2019 की धारा 158(1) 158(1) जो है, इसमें दस्तावेज संबंधित नियम बताया गया कि कौन कौन से दस्तावेज आपको दिखाने हैं और कब दिखाने हैं। याद रखिए, धारा 158(1) ये कहता है कि पुलिस द्वारा, जो वर्दीधारी पुलिस है, पुलिस द्वारा मांग किए जाने पर, पुलिस द्वारा मांग किए जाने पर निम्नलिखित दस्तावेज दिखाने होंगे। मतलब जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूं, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी प्रोड्यूस्ड इफ आस्क्ड बाय द पुलिस पर्सनल, जो पुलिस का अधिकारी है या कर्मचारी है। वर्दीधारी पुलिस, मतलब उसमें क्लियरली लिखा हुआ है वर्दीधारी, जो यूनिफॉर्म में है ना, जो आपसे मांग करता है। और यूनिफॉर्म का कहने का मतलब केवल वर्दी ही नहीं होता, जो ऑथराइज्ड भी है इसके लिए, है ना। तो उसके द्वारा अगर मांग की जाएगी तो आपको ये दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। और दस्तावेज को कैसे याद करना है, कौन कौन से दस्तावेज जरूरत होगा, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं बेटा अपन याद करने के। एक तो गाड़ी से संबंधित, मतलब जो आप गाड़ी चला रहे हैं उससे संबंधित दस्तावेज, और एक चालक से संबंधित, मतलब जो गाड़ी चला रहा है आपसे संबंधित। याद हो जाए उसके लिए मैं ऐसा बता रहा हूं। गाड़ी से संबंधित 4 दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, ठीक है। 4 दस्तावेज कौन कौन से? सबसे पहले, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास गाड़ी का बीमा होना जरूरी है, ठीक है। बीमा प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, समझ आया, इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके बाद आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का पंजीयन प्रमाण पत्र, आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। गाड़ी संबंधित 4 चीजें, पहला बीमा, इंश्योरेंस, दूसरा रजिस्ट्रेशन, जो पंजीयन, जो कार्ड मिलता है आजकल, पंजीयन मतलब रजिस्ट्रेशन कार्ड भी होना चाहिए। तीसरा पॉल्यूशन, प्रदूषण, है ना, प्रदूषण संबंधित जो प्रमाण पत्र है। और चौथा फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, है ना, स्वस्थता प्रमाण पत्र। तो आपका नहीं, गाड़ी का फिटनेस, ठीक है, आप तो फिट हो ही, गाड़ी का फिटनेस प्रमाण पत्र। याद रखें, ये जो गाड़ी का फिटनेस प्रमाण पत्र है, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट व्हीकल के संदर्भ में मांगा जाता है, जिसको आरटीओ जो है इस अधिनियम की धारा 56 के तहत प्रदान करती है। मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर आप चला रहे हैं, जैसे बस चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, तो आपको आरटीओ से उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। मतलब आरटीओ उसकी जांच करती है और उसकी जांच करने के बाद आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट देती है कि हाँ, ये जो गाड़ी है वो यात्रियों को ढो सकती है या मालवाहक हो सकती है। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हैं तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। पर्सनल व्हीकल अगर आप चला रहे हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। 3 चीजें वहां पर जरूरी होंगी, एक आरसी है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, एक इंश्योरेंस है, ठीक है, और एक आपका पॉल्यूशन है। ये 3, ठीक। और चालक से संबंधित एक याद रखेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना, चालक से संबंधित ड्राइविंग लाइसेंस। ये 5 दस्तावेज आपके पास अनिवार्य रूप से होने चाहिए।
एक क्या होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो, अगर आप बिना बीमा की गाड़ी चला रहे, अगर इंश्योरेंस मांगा पुलिस वाले ने और आपने नहीं दिखाया, तो धारा 196 का अपराध है, सेक्शन 196, 2000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, 2000 रुपीज ऑफ पेनाल्टी। विदाउट इंश्योरेंस 2000 रुपए का जुर्माना। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और उसमें इंश्योरेंस नहीं है, ठीक, तो ये क्या है, एक अपराध है और इसमें 2000 रुपए का जुर्माना होगा, धारा 196 के तहत। मैं धारा कोड कर रहा हूं, आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, बट क्या पता अगर पूछ दे तो, क्योंकि एमवी एक्ट ही पूरा पढ़ना है आपको इसमें। तो ये धारा 196 के तहत क्या हो जाएगा, आपका अपराध हो जाएगा। अब यहीं पर दूसरी चीज क्या चाहिए आपको, आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, है ना। और इसके अलावा एक चीज मैंने आपको कहा था, फिटनेस, पॉल्यूशन तो ठीक है उसको छोड़ दो, फिटनेस बोला था ना, फिटनेस या परमिट। जैसे आप गाड़ियों को देखते होंगे ना, ट्रकों पर ऑल इंडिया परमिट ऐसा लिखा रहता है, तो बेसिकली आरटीओ उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देती है, साथ में उनको परमिट देती है कि वो कहां से कहां तक चल सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई ट्रक है, आरटीओ ने उसको छत्तीसगढ़ का परमिट दिया हुआ है, और ट्रक एमपी में घुस गया। अब एमपी की पुलिस अगर वहां पर चेक करेगी, या मान लीजिए कि एमपी से छत्तीसगढ़ में एंटर करा और छत्तीसगढ़ की पुलिस वहां पर चेक कर रही है, तो बोलेगी भाई तुम एमपी से कहां से आ रहे हो, तो वो परमिट नहीं होना, वो सब सेक्शन 56 के तहत जारी किया जाता है। तो फिटनेस और परमिट ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए होता है। तो एक बात समझिएगा, अगर बिना आरसी के गाड़ी चला रहा है, ठीक, बिना आरसी के, तो ये अपराध है धारा 192 का, सेक्शन 192। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाना, धारा 192, सजा, सॉरी, जुर्माना 5000 रुपए तक का जुर्माना। विदाउट आरसी 5000, विदाउट बीमा 2000, समझ में आया, बिना आरसी के। लेकिन अगर कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहा है और उसके पास परमिट नहीं है, तो ये ऑफेंस है सेक्शन 192A का, धारा 192 का, और इसके अंतर्गत सजा जो, सॉरी, जुर्माना जो है आपका 10,000 रुपए तक का जुर्माना, 10,000 रुपीज। समझ में आया। विदाउट इंश्योरेंस 2000, विदाउट आरसी 5000, विदाउट परमिट 10,000। समझ में आया। और इसके बाद बेटे एक थंब रूल समझना, मतलब जिसका उल्लेख अभी मैंने यहां नहीं किया। जैसे आप सोचोगे कि पॉल्यूशन का क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं है, तो अगर किसी भी चीज का उल्लेख नहीं मिलता, जितनी भी बातें हो रही हैं, अगर उसका एमवी एक्ट में उल्लेख नहीं है, रोड में चल रहे यातायात के संबंध में कोई अपराध होता है, मतलब यातायात के नियमों से कोई छेड़छाड़ होता है, और उसका उल्लेख अगर एमवी एक्ट में नहीं है, तो फिर वहां पर सजा दी जाती है इस अधिनियम की धारा 177 के तहत, 177, punishment for violation of traffic rules which is not mentioned in MV Act। जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 में किसी यातायात के नियम के उल्लंघन के लिए जहां पर सजा का उल्लेख नहीं, वहां पर धारा 177 आएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बीमा नहीं है तो 2000 देना पड़ेगा, है ना, 196। अगर आपके पास आरसी नहीं है 192, 5000 देना पड़ेगा। और अगर आपके पास परमिट नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हो तो 10,000 देना पड़ेगा 192 का, ऐसा बताया मैंने। लेकिन इसी में तो पॉल्यूशन भी है, लेकिन पॉल्यूशन तो नहीं आया इसमें, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या आपको छोड़ देगी क्या पुलिस? नहीं, वहां फिर लगेगा धारा 177, और धारा 177 में जो जुर्माना है वो 500 रुपए का जुर्माना लगता है। समझ में आया? 500 रुपीज, मतलब अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है 500 रुपया, ठीक। मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, आपके पास 5 दस्तावेज होने चाहिए, बीमा होना चाहिए, नहीं है 2196, आरसी होना चाहिए, नहीं है 5192, परमिट या फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है 192 का 10,000, और पॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं है 177, 500। समझ में आया? और पूरा ही नहीं है तो जोड़ लो सबको,
10,000, 5,000, 2,000, 17 और फिर 500, 17,500। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? इसको ना अपन धारा वाइज या अलग से रटेंगे तो नहीं बनेगा, इसको पकड़ो आप। मतलब जो नियम है उससे दंड क्या होगा उसको आप पकड़ ले। गाड़ी चलाना है, लाइसेंस होना चाहिए, धारा 3। बिना लाइसेंस चला रहा है, 5,000। ठीक है। धारा 4 ये कहता है कि एक सर्टेन एज 18 साल 20 साल होना चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। एलएमबी के लिए 18 साल, एचएमबी के लिए 20 साल होना चाहिए। अगर उससे कम उम्र का कोई गाड़ी चला रहा है, सजा होगा, अभिभावक को होगा 25,000, 3 साल। सही बात। और नाबालिग को 25 साल तक नहीं मिलेगा। और 25 साल तक मतलब 18 से 25 वो अयोग्य हो गया। अयोग्यता की अवधि में अगर वो लाइसेंस गाड़ी चलाता है बिना लाइसेंस के, अयोग्य होने के बावजूद, तो कितना हो जाएगा? समझ में आया? दस्तावेज हो गया। अन्य वाहन चालन से संबंधित नियम। हाँ, तो अन्य वाहन चालन से संबंधित नियम क्या है बाकी? तो मैं ना थोड़ा सा कंपेयर करके बता रहा हूं बेटा, है ना, जो शब्द प्रयोग होता है। एक है आपका ओवर स्पीडिंग, समझ तो जाओगे, गति सीमा से ज्यादा, जो तय सीमा है। जैसे आप कहीं देखते हो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर चलाएं, ठीक है, और वहां पर आप दबाए पड़े हो 200 किलोमीटर, ठीक है, तो यहां से अगले दिन पेपर में आ गया, ठीक है, तो वो ओवर स्पीडिंग। एक आपका ओवरलोडिंग, ठीक है ना, अत्यधिक भार, अतिरिक्त भार लेकर के ना, ओवरलोडिंग। आप देखते हो गाड़ी में बड़ा बड़ा ठसा ठस गाड़ी हिल रहा है, ऐसे देखते हो नहीं देखते? ओवर स्पीडिंग, तय सीमा से अधिक गति से गाड़ी चलाना। ओवरलोडिंग, तय सीमा से ज्यादा भार लेकर के चलना। और एक आपका, इसी को मैं जोड़ दे रहा हूं, ओवर पैसेंजर। 3 सवारी है, ट्रिप्सी, जो बैठ के चलते रहते हो, स्कूटी में जगह नहीं लेकिन दबा दबा बैठे हो 4 लोग है। एक बाइक में 2 लोगों को चलना है, एक चालक और एक यात्री, सवारी मतलब, और उसमें भी ठसा ठस बैठे, ठीक है, अपना बैठे हैं, पीछे बीवी बैठी है, बीच में बड़ा वाला बाबू है ना, उस सामने जो है मझला वाला बाबू, गोदी में छोटा वाला बाबू क्वा करते हुए। तो ये ओवर पैसेंजर है, समझ में आया? ये ओवर पैसेंजर है। अब देखो, ओवर स्पीडिंग 183, सेक्शन 183, सेक्शन नहीं बताऊंगा, बताओ, धारा 183। अभी कहीं पकड़ा बता है साहब हमारा 183 में काट लो, ठीक है, अभी जाओगे तो साहब हमारा 194 में काट लो, ऐसे। ओवरलोडिंग 194, 194, ठीक है, और ओवर पैसेंजर 194A। देखें 3 चीजें। अगर आप तय सीमा से अधिक तेज गाड़ी चला रहे हैं तो 183 का अपराध। अगर आप ओवरलोडिंग कर रहे हैं, मतलब ट्रक चला रहे हैं, ओवरलोडिंग है, ठीक है, वो अपराध है, मतलब ट्रक वगैरह में। और अगर आप मान लो बस चला रहे हैं, 50 लोगों की बैठने की क्षमता, 10 को ठसा ठस बैठा है, ठीक, मतलब 100 को बैठाए हो, 10 को बैठाए तो ठीक है, 100 को बैठा घूम रहे हो, छत पर भी चढ़े हुए हैं कुछ लोग, ऐसा होता है ना, देखते हो ना, छत पर भी चढ़े रहते हैं, बोनट पर भी बैठ जाएंगे। ये सब क्या है? ओवर पैसेंजर्स है। मतलब समझिए ना, ओवर पैसेंजर मतलब तय सीमा से ज्यादा सवारी बैठाना ओवर पैसेंजर है। 183 ओवर स्पीडिंग के लिए मतलब सजा है। अगर आप तय सीमा से ज्यादा तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं तो यह अपराध है, और इसमें जुर्माना जो है आपका 2,000 रुपए तक का जुर्माना, ठीक है, ओवर स्पीडिंग के लिए 2,000 रुपए तक का जुर्माना, ठीक है, तय सीमा से अधिक सीमा पर चलाने के लिए 2,000 रुपए तक का जुर्माना। अगर एलएमवी चला रहे हैं तो 2,000, और एचएमवी मतलब जैसे लाइट मोटर व्हीकल चला रहे हैं तो 2,000, और जैसे हेवी मोटर व्हीकल चला रहे हैं तो 4,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है पहली बार में।
और अगर दोबारा वही करते हुए पकड़ा गया, लाइसेंस रद्द। ठीक है, दोबारा। समझ में आया? तो यह ओवर स्पीडिंग, तय सीमा से ज्यादा गति से अगर गाड़ी चलाई जाए तो यह ओवर स्पीडिंग 183 सेक्शन का ऑफेंस है। ऐसा होने पर लाइट मोटर व्हीकल के कंसर्न में, मतलब अगर आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं तो 2000 रुपए, अगर आप ट्रक चला रहे हैं तो 4000 रुपए तक का जुर्माना, और दोबारा अगर पकड़े जाते हैं तो लाइसेंस भी आपका रद्द हो जाएगा। हाँ, दोनों में। ओवरलोडिंग, अगर आप एक्स्ट्रा भार लेकर के जा रहे हैं, जो तय सीमा है उससे ज्यादा लोड लेकर के जा रहे हैं, तो 20,000 रुपए का जुर्माना। पहले तो सबसे पहले 20,000 रुपए का जुर्माना लग जाएगा, और उसके बाद जितना अतिरिक्त भार है, प्रति अतिरिक्त भार, ठीक है ना, प्रति अतिरिक्त भार 2,000 रुपया प्रति टन, मतलब 2,000 रुपया प्रति टन के हिसाब से लिया जाएगा। समझ आया? मतलब ओवरलोडिंग जा रहे हैं, ठीक, तो ओवरलोडिंग का 20,000 आपको पहले तो पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। फिर वजन करेंगे कि कितना ओवरलोड है, तो 20,000 प्लस, मान लो जैसे 10 टन ओवरलोड है तो 10 दूनी 20,000 प्लस, आप मतलब आपको 40,000 रुपए पेनाल्टी देना पड़ेगा। समझ में आया? 20,000 रुपए। ओवर पैसेंजर, समझ गए? ट्रिप सी है, एक चालक एक सवारी, बाइक में, दोपहिया में एक चालक एक सवारी, लेकिन आप बैठाए हो 2 सवारी, मतलब 3 सवारी चल रहे हो, तो प्रति अतिरिक्त सवारी, मान लो कि एक बाइक में 3 लोग चल रहे हैं, तो अतिरिक्त सवारी की संख्या कितनी हुई? एक ना, 2 तो अलाउड है, एक अतिरिक्त सवारी हुई, तो प्रति सवारी 200 रुपया। ठीक है ना? एक है रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग सुने हो? रैश ड्राइविंग नहीं सुने होंगे। और एक है रोड रेजिंग। दो बातें समझो, रैश ड्राइविंग और रोड रेजिंग। रैश ड्राइविंग खतरनाक तरीके से गाड़ी चला, कट मार रहा है ऐसा, साए साए एकदम, समझ में आया? देखियो, नहीं देखियो, देखियो ना, रैश ड्राइविंग, खतरनाक तरीके से कोई गाड़ी चला रहा है, इधर कट मार रहा है, उधर कट मार रहा है, ठीक, रैश ड्राइविंग। रैश ड्राइविंग हिंदी में लिख लो आप, है ना, क्योंकि आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आएगा। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना। और रोड रेजिंग, रोड रेजिंग मतलब कंपेयर करना, स्पीड को, दौड़ना, गति की तुलना करना। मतलब आप 2 लोग, एक भगा रहा है दूसरा भगा रहा है, 3-4 लोग के ग्रुप में कौन आगे निकलेगा, कौन कैसे निकलेगा, ऐसा वाला जो चलता है रोड रेजिंग। समझ गए मेरी बात को? अरे समझ रहे हो? रोड रेजिंग ही है। रोड रेजिंग मतलब दौड़ लगाना, है ना, एवं गति की तुलना करना, इस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ रहे हैं मतलब समझ गए ना, दोनों लोग बाइक चला रहे हैं, कौन आगे बढ़ेगा कौन आगे बढ़ेगा, हाय हाय करके चला रहे हैं, हाय हाय करे, हाय हो गए आगे चल करके, तो वो रोड रेजिंग है। रैश ड्राइविंग सेक्शन 184। रोड रेजिंग सेक्शन 189। ठीक है, रैश ड्राइविंग 184 और रोड रेजिंग 189। अब देखो बेटा, रैश ड्राइविंग करता है 5,000 रुपए जुर्माना, ठीक है, रोड रेजिंग करता है इसमें भी 5,000 रुपए जुर्माना। बस एक अंतर समझ ले, रैश ड्राइविंग में 1 माह तक की सजा हो सकती है, 5,000 जुर्माना या 1 माह की सजा, और इसमें जो है आपका रोड रेजिंग अगर करता है तो 3 माह तक की सजा हो सकती है। रैश ड्राइविंग और रोड रेजिंग दोनों में आपका 5,000 रुपए का ही जुर्माना। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, इसके बाद देखें, आप गाड़ी में चल रहे हैं,
तो गाड़ी में जरूरी है सीट बेल्ट। मतलब अब गाड़ी में चल रहे हैं तो वैसे दो पहिया में भी सीट बेल्ट लगाते हैं। देखियो दो पहिया में सीट बेल्ट कैसे लगाते हैं, सामने बैठा चालक और पीछे बैठी सवारी, ऐसे है ना, ये सीट बेल्ट लग गया ऐसे, है ना, हम जुदा ना होंगे कभी, है ना, तेरी कसम। ये युवाओं की बात है, लेकिन आमतौर पर सीट बेल्ट फोर व्हीलर्स में लगाया जाता है प्यारे बच्चों। जिनके पास फोर व्हीलर नहीं है वो इसी तरीके से मजा लेते हैं, है ना, उनको फोर व्हीलर से ज्यादा मजा आता है। तो एक आपका सीट बेल्ट, एक हेलमेट, है ना, एक हेलमेट चाहिए, और एक हेलमेट के बाद एक आपकी जो सवारी है, पीछे जो सवारी बैठा है हो गाड़ी में, जैसे आप अकेले बाइक चला रहे हो हेलमेट लगाए, लेकिन पीछे वाले को नहीं दिए हेलमेट, ठीक है, तो अगर पीछे की सवारी यातायात के सुरक्षा मानकों का वायलेंस हो तब, समझ आया, सीट बेल्ट, हेलमेट और पीछे की सवारी के लिए हेलमेट, ऐसा समझ लो, ठीक है। सीट बेल्ट नहीं लगाए 194B, 194B, हेलमेट नहीं लगाए 194D, 194D, और पीछे की सवारी को नहीं दिए तो सवारी क्या हो गया, C, समझे, 194C, समझ आया। तो ये इस तरीके से, मतलब सीट बेल्ट नहीं लगाओगे धारा 194B का अपराध है, हेलमेट नहीं लगाओगे 194D का अपराध है, और अगर पीछे की सवारी को आपने हेलमेट नहीं दिया तो वो 194C का अपराध है, बाद में आता है, ठीक है ना। चाहे ये हो या ये हो या ये हो, सबके लिए 1000 रुपए का जुर्माना, ठीक है। विदाउट सीट बेल्ट 1000 रुपए, विदाउट हेलमेट 1000 रुपए, पीछे की सवारी को अगर आपने सीट बेल्ट मतलब हेलमेट नहीं दिया तो भी 1000 रुपए का जुर्माना होगा, समझ में आया। तो सीट बेल्ट, हेलमेट और पीछे की सवारी को विदाउट हेलमेट अगर आपने रखा तो 1000 रुपए का जुर्माना, समझ में आ रही मेरी बात। इसके बाद एक चीज और देख ले बेटा, इसमें जो आपातकालीन यान को रास्ता ना देना, मतलब नियम यह कहता है कि कोई अगर इमरजेंसी व्हीकल है तो आपको उसको रास्ता देना चाहिए। इमरजेंसी व्हीकल मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे एम्बुलेंस, ठीक है ना, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस हो गया, ठीक है ना, ये सब इमरजेंसी व्हीकल्स है। अगर इमरजेंसी व्हीकल्स को आप रास्ता नहीं दे रहे तो आप 194E का अपराध कर रहे हैं, 194E, 194E का ये ऑफेंस है, और 194E का अगर अपराध होगा तो ऐसी स्थिति में 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, ठीक है, 10,000 रुपीज ऑफ पेनाल्टी। मतलब एम्बुलेंस जा रही है और आप उसको रास्ता नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या कोई फायर ब्रिगेड जा रहा है आप उसको रास्ता नहीं दे रहे हैं, तो आपको रोक करके 10,000 रुपए का आपका चालान किया जा सकता है, ठीक है ना, 10,000 रुपए तक का चालान हो सकता है, 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है, 1 ईयर ऑफ इंप्रिजनमेंट भी है। ये यातायात के नियम है। इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि ये कैसे नहीं आया, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ठीक है ना, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना। अगर आप शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं तो शराब पी करके गाड़ी चलाने में 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, 10,000 रुपीज ऑफ पेनाल्टी। और यह बताया गया सेक्शन 185 में, शराब पीकर गाड़ी चलाना 185, पेनाल्टी है आपका 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए जुर्माना, याद रहेगा। ये यातायात के इतने सारे नियम हैं जो आपको इसमें याद रखने चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
समझ में आई सारी चीजें कॉन्सेप्ट से? अब देखें बेटा, अब इसमें थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो थोड़ा सा जो सड़क चिन्ह है, जो रोड साइंस है, उसके बारे में भी हमको पता होने चाहिए, सड़क चिन्हों के बारे में। अभी तो हमने पूरा यातायात देख लिया है ना, क्या अपराध है। अच्छा एक बात समझिएगा बेटा, सड़क चिन्ह जो होते हैं, सड़क चिन्ह ये वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए होते हैं। अगर सड़क चिन्हों का आपने पालन नहीं किया तो सजा का प्रावधान नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ अवेयरनेस। सड़क चिन्हों का पालन, सड़क चिन्ह चालकों की सुरक्षा के लिए होते हैं, इट इज फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ड्राइवर्स, मतलब उनकी सुविधा के लिए, उनके लाभ के लिए है। सड़क चिन्हों का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो कोई, मतलब जैसे बाएं मुड़े बोला है और आप नहीं मुड़ रहे हो तो कोई आपको सजा नहीं हो जाएगी, समझ रहे? बाएं मुड़ने के बजाय आप दाएं मुड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए आप दाएं मुड़े हो, पता चला हपट के गिर गए, इसलिए बोला था बाएं मुड़े, है ना भाई। लेकिन आपको भरोसा नहीं, गूगल बोल रहा है बाएं नहीं दाएं मुड़ना है, तो आप बाएं की जगह दाएं मुड़ गए और गई भैंस पानी में, तो उसमें कोई सजा नहीं होगा, बट इट इज फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पीपल। और जो सड़क चिन्ह होते हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। सड़क चिन्ह, द रोड साइंस कैन बी क्लासिफाइड मेजरली इन 3 टाइप्स। 3 प्रमुख तरीकों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं निर्देशात्मक सड़क चिन्ह या आदेशात्मक सड़क चिन्ह, निर्देशात्मक या आदेशात्मक, ठीक है। इंस्ट्रक्टिव रोड साइंस और द रोड साइंस इन ऑर्डर फॉर्म, निर्देशात्मक सड़क चिन्ह हो सकते हैं या आदेशात्मक सड़क चिन्ह हो सकते हैं। एक चेतावनी के रूप में हो सकते हैं, कॉशनरी, ठीक है, वार्निंग साइंस हो सकते हैं, कॉशनरी साइंस हो सकते हैं। और एक होता है आपका सूचनात्मक, इंफॉर्मेटिव रोड साइंस हो सकते हैं। समझ में आया? एक आदेशात्मक, एक चेतावनी और एक आपका सूचनात्मक, ठीक है ना। इंस्ट्रक्टिव, कॉशनरी एंड इंफॉर्मेटिव रोड साइंस हो सकते हैं। जैसे इंस्ट्रक्टिव मतलब आपको आदेश दिया जा रहा है, जैसे आप देखते हैं कहीं पर लिखता है बाएं मुड़े, धीरे चलें, गो स्लो, टर्न लेफ्ट, आदेश है आपके लिए, बाएं मुड़ो, धीरे चलो, आदेशात्मक, ठीक। चेतावनी, ठीक है, आगे गड्ढा है, ठीक है, आगे गड्ढा है, देयर इज अ ब्रिज, या आगे नदी है, ठीक है ना, अ रिवर अहेड आप लिखा हुआ देखते होंगे, आगे समपार फाटक है, ठीक है, द रेलवे सिग्नल इज अहेड, ऐसा लिखा हुआ रहता है, देखते ना, चेतावनी आपके लिए, ठीक। सूचनात्मक आप देखते होंगे लिखा होगा पेट्रोल पंप, बना रहेगा पेट्रोल पंप, ठीक, या जैसे लिखा हुआ है रायपुर 120 किलोमीटर, सूचनात्मक है, ठीक। या लिखा हुआ है अस्पताल, मतलब साइन बना रहेगा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि यहां पर अस्पताल है, वहां पर एक साइन बना रहेगा, वहां पर आपका पेट्रोल पंप का साइन बना रहेगा, तो ये सूचनात्मक है, दिस इज इंफॉर्मेटिव। सो बेसिकली रोड सिग्नल्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज इंस्ट्रक्टिव और इन ऑर्डर फॉर्म, आदेशात्मक होते हैं, बाएं मुड़े, दाएं मुड़े, धीरे चले, है ना, रफ्तार कम रखें, ये सब आदेशात्मक है, ठीक। कॉशनरी क्या है, बाजू में गड्ढा है, ठीक है, खाई है, नदी है, समपार फाटक है, रेलवे फाटक है, इस तरीके से चेतावनी है आपके लिए, ठीक। जैसे आमतौर पर आप देखते होंगे लिखा होता है दुर्घटना जन्य क्षेत्र, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, तो आपके लिए चेतावनी है कि ये दुर्घटना हो सकती है, यहां पर आपको संभल करके चलना है। अब आप नहीं संभल करके चलोगे तो कोई वहां पर आपको ट्रैफिक पुलिस वाले आके पकड़ नहीं लेंगे,
लेकिन ये आपके भलाई के लिए दुर्घटनाजन्य क्षेत्र है, आप देख करके मुड़े। सही बात। लिखा रहता है मतलब अंधा मोड़, ऐसा अंधा मोड़, अंधा मोड़ मतलब आप मुड़ोगे कुछ दिखेगा नहीं, सामने वाला भी अंधा है, आप तो है ही, और दो अंध, तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये सब चेतावनी है, दीज आर कॉशंस। एंड लास्टली इंफॉर्मेटिव, वही जैसे मैंने बताया, आप देखते होंगे, जैसे आप आमतौर पर आप देखते होंगे जैसे जो सूचनात्मक होते हैं कि मतलब सड़क दिखेगा आपको, उसमें लिखा हुआ रहेगा रायपुर, मतलब एक तरफ साइन बन रहेगा, पूर्व की ओर रायपुर है ना, पश्चिम की ओर वो अलग से बन गया जाएगा वो भाटा गांव, इस तरीके से बना रहता ना जो साइंस जो है। तो ये सब क्या है आपका सूचनात्मक, इंफॉर्मेटिव, इन सब में आएंगे। अब देखो ना, मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जो निर्देशात्मक होते हैं उनके लिए हमेशा सर्कल यूज होता है, ऑर्डर के लिए हमेशा सर्कल यूज होगा, और ये सर्कल नीला या लाल रंग का हो सकता है, मतलब नीला भी हो सकता है और जरूरत पड़ने पर रेड भी हो सकता है। मतलब सर्कल्स जो होंगे वो हमेशा इंस्ट्रक्टिव होंगे, आदेशात्मक फॉर्म को बताएंगे। सर्कल्स हमेशा आदेशात्मक, और ये रेड एंड ब्लू हो सकते हैं। सही बात। जैसे देखते हो कि नीला मतलब एक सर्कल होगा, ऐसे लोहे की पट्टी होगी, उसमें सर्कल लगा हुआ रहेगा और उसमें ऐसे हाथ एरो बना रहेगा बाएं मुड़े, ऐसा ना देखो कहीं ससुरे सड़क पर चलना भी होता है उसके लिए। चेतावनी, चेतावनी हमेशा रेक्टेंगल में होगा, सॉरी त्रिभुज में होगा, ट्रायंगल में। चेतावनी कॉशनरी जो होंगे वो हमेशा त्रिभुज में होगा, ट्रायंगल शेप होगा उसका, और ये हमेशा चेतावनी हमेशा लाल रंग में होगी, ऑलवेज बी इन रेड। ठीक है, चेतावनी हमेशा किस में लिखी रहेगी, लाल रंग। और जो सूचनात्मक होंगे वो हमेशा रेक्टेंगल फॉर्म में होंगे, और ये आमतौर पर नीले या हरे हो सकते हैं। ठीक है ना। जो चेतावनी होगी वो हमेशा रेड, ट्रायंगल चेतावनी, और जो सूचनात्मक होंगे वो हमेशा रेक्टेंगल। आप देखना ना, जैसे बड़े से लिखा रहता है, ये बड़ा बोर्ड रेक्टेंगल में बना रहता है, आप देखोगे बोर्ड वगैरह सब रेक्टेंगल में, हरा होगा या नीला होगा, ठीक है, और सफेद में लिखा हुआ रहेगा वो, ठीक है, रायपुर 70 किलोमीटर, बिलासपुर 50 किलोमीटर, ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तो वो रेक्टेंगल है। तो याद रखेंगे रेक्टेंगल फॉर्म जो होता है वो हमेशा इंफॉर्मेटिव होगा, जो ट्रायंगल होगा वो हमेशा कॉशनरी होगा, चेतावनी को दर्शाएगा, लाल रंग में होगा, और जो सर्कल होगा वो हमेशा आदेशात्मक चिन्हों को दर्शाएगा, या नीला या लाल रंग में हो सकता है। इसके अलावा दो और चीजें हैं बेटा, दो चीजें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए दो चिन्हों को थोड़ा सा अलग किया गया, रेक्टेंगल और उससे अलग। जैसे एक है स्टॉप, रुकिए, तो रुकिए के लिए याद रखेंगे अष्टभुजाकार आकृति बनाई जाती है रुकने के लिए। यह अष्टभुजाकार आकृति हमेशा लाल रंग में होगी, और ये अष्टभुजाकार आकृति है, रुकिए वाला जो साइन है वो पुलिस ही बनाती है किसी जांच नाका पर। अगर कहीं पर पुलिस नाका लगाई है, जांच कर रही है, वहां पर स्टॉप वाला वो बनाती है। ठीक, और इसका मतलब होता है तत्काल रुकना, मतलब वहां पर आप जा नहीं सकते उस नाके को पार करके, तत्काल रुकने के लिए ये बनाया जाता है, अष्टभुजाकार में होगा। जैसे ये देखें, ये इस तरीके का ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा है ना, ये इस तरीके से लिखा होगा, और इसमें बीच में लिखा होगा स्टॉप, और ये पूरा जो है ये आपका रेड में होगा, ये स्टॉप। याद रखेंगे ये जो स्टॉप का साइन होता है ये जांच नाके पर बनेगा, जहां पुलिस जांच नाका लगाएगी, पुलिस या आरटीओ कहीं पर अगर नाका लगा करके रखी है, ठीक है ना, तो वहां पर ये लगाया जाता है। तत्काल रुकना होगा यहां पर, ठीक है, तत्काल रुकना होगा, नहीं पुलिस पकड़ लेगी आपको। तो ये तत्काल रुकना होता है, अष्टभुजाकार ऑक्टागोनल होता है ये, ठीक है ना, और इस तरीके से ये आपका स्टॉप होता है। इसके अलावा एक होता है रास्ता दीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा आपको गिव वे। ठीक, गिव वे, ये उल्टा त्रिभुज हो गए,
ठीक है ना, उल्टा त्रिभुज होगा, रास्ता दीजिए। और अगर आप इसको कहीं देखे होंगे तो याद रखेंगे, इसको लेन अनुशासन, लेन डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए इसको बनाया जाता है। लेन अनुशासन मतलब जैसे सड़क जो है, जब आप आना जाना कर रहे हैं तो एक सड़क को गाड़ियों के चलने के लिए 2-3 भागों में बांट दिया जाता है कि एक साथ 3-4 गाड़ियां चल सके। तो हर गाड़ी पैरेलली चलने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है, जो जगह बनाई जाती है, उसको लेन कहा जाता है। जैसे मान लो कि ये रोड चले आ रहा है ना, ये मान लें ये रोड है आपका, इस रोड में ये जाने वाला है या आने वाला है, इसे मान लो 1 2 3 4 ऐसे बना दिए, 4 लेन हो गया। एक समय पर ये गाड़ी जो है एक साथ, ये सब गाड़ियां एक साथ चल सकती हैं। लेकिन लेन ड्राइविंग डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए, अब मान लो कि इसी के पीछे कोई गाड़ी चल रही और ये आगे निकलना चाहता है तो इसको राइट से निकलना चाहिए। तो जहां पर लेन में जगह होगी, आगे निकलने की जगह होगी, वहां लिखा हुआ रहेगा गिव वे, मतलब रास्ता दीजिए। लेन डिसिप्लिन के लिए होता है। खास तौर पर इसको वहां लगाया जाएगा जहां पर गोल चक्कर होता है, गोल चक्कर, राउंड अबाउट, या आप उसको जहां पर सर्कल मारना होता है ना, सर्कल, राउंड अबाउट, और फिर घूम करके जाना पड़ता है, वहां पर गोल चक्कर में लेन डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए यह होता है रास्ता दीजिए। ये रास्ता दीजिए उल्टा ट्रायंगल होगा और ये भी आपका लाल रंग में होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से यातायात संबंधित नियम है। समझ में आया? चालक संबंधित नियम, सड़क संबंधित नियम। अब आगे देखते हैं। यातायात, अब इसके बाद देखते हैं यातायात संबंधित प्रमुख शब्दावलियां। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग ट्रैफिक, यातायात से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां। एक बात ध्यान से समझेंगे बेटा, देखिए इसमें 3 शब्दावलियों को याद करना है अपने को। 3 शब्दावली हमको पता होना चाहिए कि ये क्या है। देखिए, एक है गोल्डन आर, एक है आपका गोल्डन आर, हिंदी में भी गोल्डन आर। एक है आपका ब्लैक स्पॉट, ठीक है ना, एक है ब्लैक स्पॉट। एक है आपका गुड समेटेरियंस, हिंदी में भी वही लिखेंगे गुड समेटिरन, ऐसा है ना, गुड समेटिरन ऐसा, इंग्लिश में गुड समेटेरियंस। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट को पकड़ना है बेटा, 3 टर्मिनोलॉजी याद रहेगा। फर्स्ट गोल्डन आर, सेकंड ब्लैक स्पॉट, और थर्ड गुड समैरिटन। याद रख ले, क्योंकि ये 100% पूछे जाने की संभावना है बेटा, ये सबको पता होना। और जब मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट। गोल्डन आर क्या है बेटा, ध्यान समझिए। दुर्घटना होने के 1 घंटे तक का समय, ठीक है, द 1 hour period from the time of accident, 1 hour period from the time of accident, दुर्घटना होने के 1 घंटे के भीतर का समय। अगर मान लीजिए 2 बजे दुर्घटना हुई तो 3 बजे तक का समय, 2 से 3 बजे हुआ तो 3 से 4, 2 से 3, 3 से 4, ये 1 घंटा गोल्डन आवर कहलाएगा। इसलिए इसको गोल्डन आवर इसलिए कहा जाता है कि इस घंटे में जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, अगर उसको सही चिकित्सकीय सहायता मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग द एप्रोप्रिएट मेडिकल फैसिलिटी द विक्टिम कैन बी सेव्ड ड्यूरिंग दिस आवर, thus इट इज नोन एज गोल्डन आवर। क्योंकि इस 1 घंटे में, इस गोल्डन आवर में, अगर पीड़ित को, जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, अगर उसको सही
चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध हो जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है, इसलिए इसको गोल्डन आवर कहा है। मेरी बात समझ में कि नहीं आई? एक बात ध्यान समझिए बेटा, जब गोल्डन आवर हम पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि मोटर व्हीकल में जो संशोधन है वो 2019 में किया गया, और मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत इस गोल्डन आवर में केंद्र सरकार ने तय किया है कि वो कैशलेस चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार गोल्डन आवर में कैशलेस, बिना किसी पैसे के कैशलेस चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करवाई जाए। समझ में आया गोल्डन आवर क्या है? समझ में आया क्यों गोल्डन आवर है? यह समझ में आया। गोल्डन आवर 1 घंटे की अवधि। क्यों? क्योंकि जान बच सकती है। कैसे? कैशलेस। और किसमें प्रावधान है? नए कानून में, संशोधन 2019 में। अब एक बात देखें, ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट क्या है? दुर्घटना जन्य क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर दुर्घटना की संभावना सबसे ज्यादा है। मैक्सिममली एक्सीडेंट प्रॉन एरिया, सर्वाधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र ब्लैक स्पॉट कहलाता है। सही बात? सर्वाधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा दुर्घटना होने की संभावना है, उसे हम ब्लैक स्पॉट कहेंगे। समझिए बात? ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट की पहचान जो राज्य सड़क सुरक्षा परिषद होती है ना, स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल, जो राज्य स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद ये करती है। और ये राज्य सड़क सुरक्षा परिषद किससे मिलकर के बनेगी? एक तो पुलिस इसमें शामिल होगी, दूसरा अगर मान लो हाईवे है या रोडवेज है तो इसमें पीडब्ल्यूडी है ना, जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होते हैं, लोक निर्माण विभाग, इन दोनों से मिलकर के स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल बनता है, सड़क राज्य सुरक्षा परिषद है ना। और इसका काम होता है ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करना। इसलिए जगह जगह पर फिर आप देखते हो कॉस्टरी लगाते हैं, दुर्घटना संभावित क्षेत्र ऐसे लगाए जाते हैं। याद रखेंगे कि ब्लैक स्पॉट की अगर बात करें तो लेटेस्ट जो सर्वे छत्तीसगढ़ में हुआ वो 2020 में हुआ। 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 114 ब्लैक स्पॉट्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ पुलिस इन 2020, छत्तीसगढ़ पुलिस के वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल ब्लैक स्पॉट्स 114 है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक स्पॉट्स इन छत्तीसगढ़ इज 114। अब 114 है तो कैसे है ये देखिए, एक तो नेशनल हाईवे हो सकता है, नेशनल हाईवे में, एक स्टेट हाईवे में और एक अन्य सड़क मार्गों में। तो नेशनल हाईवे में सबसे ज्यादा 82 छत्तीसगढ़ से जो नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं उसमें 82 जगहों में ब्लैक स्पॉट खोजा गया है। 22 स्टेट हाईवे और 10 अदर। ठीक है, 82, 22, 10 टोटल 114 ब्लैक स्पॉट्स है, जिसमें नेशनल हाईवे में 82 ब्लैक स्पॉट्स हैं छत्तीसगढ़ में, स्टेट हाईवेज में 22 और अदर्स में आपका 10 ब्लैक स्पॉट्स है। अगर यहीं पर जगह नहीं है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर सर्वाधिक ब्लैक स्पॉट्स अगर हम देखें तो सर्वाधिक ब्लैक स्पॉट्स वाला जिला अगर हम देखें तो सर्वाधिक ब्लैक स्पॉट है आपका रायगढ़। ठीक है ना, सर्वाधिक ब्लैक स्पॉट रायगढ़ में 17 ब्लैक स्पॉट है, 17। ठीक है ना, रायगढ़ में 17 ब्लैक स्पॉट्स है, सबसे ज्यादा। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ब्लैक स्पॉट रायगढ़ जिले में है, 17 में से वैसी अगर एनएच देखे, एसएच देखे और आपका अदर देखे, ठीक है, तो एनएच में 10, एसएच में 4 और अदर में 3, 10, 4, 14, 3, 17। ठीक है, ब्लैक स्पॉट उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां दुर्घटना होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक,
अगर छत्तीसगढ़ में ब्लैक स्पॉट की बात करें तो 114 है, 82, 22, 10, 82 नेशनल हाईवेज में, 22 आपका स्टेट हाईवेज में और 10 अदर रोड्स में। जबकि अगर छत्तीसगढ़ में जिलों की बात करें तो टॉप में है आपका रायगढ़, सॉरी रायपुर मैंने बोल दिया पहले, रायगढ़, ठीक है ना। रायगढ़ में सबसे ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स है, 17 है, नेशनल हाईवे 10, स्टेट हाईवे 4 और अदर में 3। सेकंड पर आता है आपका रायपुर और महासमुंद, रायपुर 9, महासमुंद 9, ठीक है, रायपुर 9, महासमुंद 9। तो रायपुर में 9 मतलब एनएच में 8 है, एसएच में 1 है, अदर में 0। महासमुंद में एनएच में ही 9 है, ठीक है। सबसे ज्यादा ब्लैक स्पॉट रायगढ़ 17, उसके बाद रायपुर और महासमुंद 9-9, ठीक है। रायगढ़ 10, 4, 3, 10 नेशनल हाईवे, 4 स्टेट हाईवे, 3 आपका अदर। रायपुर में 9, 8 आपका नेशनल हाईवे, 1 स्टेट हाईवे और महासमुंद में 9 पूरे के पूरे नेशनल हाईवे। ये ब्लैक स्पॉट्स है। समझ में आया ब्लैक स्पॉट क्या होता है? इसके बाद देखें, ब्लैक स्पॉट के बाद गुड सेमेटेरियन की अगर हम बात करें, गुड सेमेटेरियन, गुड सेमेटेरियन कौन है? याद रखिए, वह व्यक्ति चाहे वो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाने में मदद करता है, वह व्यक्ति जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाने में मदद करता है, चाहे वो मेडिको हो या नॉन मेडिको हो, मतलब चिकित्सा विभाग का हो या गैर चिकित्सा आम जनता हो, उन्हें गुड सेमेटेरियन कहा जाएगा, ठीक है। गुड सेमेटेरियन मतलब द पीपल हु इज इन्वॉल्व टू असिस्ट और प्रोवाइड असिस्टेंस टू द विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट। जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसकी सहायता करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? गुड सेमेटेरियन कहलाएगा, ठीक है ना। वो मेडिकल फील्ड का भी हो सकता है और नॉन मेडिकल फील्ड का भी। सही बात, मतलब जो डॉक्टर जो इलाज कर रहा है वो भी गुड सेमेटेरियन है, और जो जनता उसको लेकर के हॉस्पिटल तक पहुंची वो भी गुड सेमेटेरियन। समझ पाए? चले, ये शब्दावलियां, ठीक है। एक छोटी सी चीज और देख ले बेटा इसमें, टैक्सी एग्रीगेटर, ठीक है। चौथी शब्दावली समझ लो इसमें, टैक्सी एग्रीगेटर। टैक्सी एग्रीगेटर याद रखें कि ये एक डिजिटल इंटरमीडियरी है, डिजिटल मध्यस्थ है ये एक प्रकार। किसके किसके बीच में? यह एक डिजिटल मध्यस्थ है ड्राइवर एवं यात्री के मध्य। टैक्सी एग्रीगेटर is a digital mediator, intermediator between the driver and the passenger. ड्राइवर और यात्री के बीच का डिजिटल मध्यस्थ है। अब आपको ये लग रहा हो ये है क्या? अब आप समझो, आपको कहीं जाना है, आप यात्री हो गए, आपको एक ड्राइवर चाहिए, ठीक। तो आपने ऐप खोला ओला, ठीक है, या आपने बाइक के लिए खोला रैपिडो। तो ओला आपको ड्राइवर दिलवाएगा, आप पैसेंजर हो। तो पैसेंजर और ड्राइवर के बीच में जो डिजिटल इंटरमीडिएट, वो जो ओला है वो टैक्सी एग्रीगेटर होगा। वो जो रैपिडो है वो टैक्सी एग्रीगेटर होगा। समझ में आया? और याद रखें, टैक्सी एग्रीगेटर को जो आईटी एक्ट 2000 है, हमारा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, मतलब मोटर व्हीकल एक्ट तो चलेगा ही उसके ऊपर, वो गाड़ी चल रही है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, लेकिन जो टैक्सी एग्रीगेटर होगा, जो ओला ऐप होगा या जो आपका रैपिडो वाला होगा, उसको आईटी एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का भी पालन करना पड़ेगा। मतलब आपकी जानकारी को किसी और को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ये तमाम चीजें होती हैं उसमें। तो टैक्सी एग्रीगेटर, ये कॉन्सेप्ट जो है आपका वही एमवी एक्ट 2019 जो संशोधन अधिनियम है उसमें इसकी बात कही गई।
समझ में आया? समझ में आया? ये इतनी चीजें। अच्छा, एक चीज और देखो, तो इस तरीके से तमाम चीजें, मतलब हमने यातायात संबंधित नियम देख लिए, सड़क चिन्हों को देख लिया, और जो नई शब्दावलियां जोड़ी गई हैं उसके माध्यम जो किया जा रहा है वो भी देख लिया हमने। एक यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अभी हमने कहा कि जो गोल्डन आवर होगा उसमें कैशलेस इलाज होगा। कैशलेस मतलब उसको नहीं देना है जो विक्टिम, लेकिन किसी को तो पे करना पड़ेगा ना। तो याद रखें, ये सड़क दुर्घटना कोष, रोड एक्सीडेंट फंड को थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब पांचवा आप समझ लें इसमें टर्मिनोलॉजी में। रोड एक्सीडेंट फंड, सड़क दुर्घटना कोष, याद रखें सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति या व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के लिए स्थापित कोष है। इट इज अ फंड एस्टैब्लिश्ड टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट। इट इज अ फंड एस्टैब्लिश्ड टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट। जो सड़क दुर्घटना के जो घायल व्यक्ति हैं उनको वित्तीय सहायता देने के लिए यह कोष बनाया गया है। याद रखें, इसका प्रावधान 2019 के मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम में किया गया। ठीक है, इट इज बीइंग मेंशन्ड इन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। 2019 के मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में इसका उल्लेख किया गया है। याद रखें, इसका निर्माण, ये जो कोष है इसका गठन केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, इट विल बी क्रिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, और इसी के माध्यम से गोल्डन आवर में कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। एंड बाय दिस फंड द कैशलेस ट्रीटमेंट शैल बी ऑफर्ड ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। ठीक है, और इसी फंड से कैशलेस इलाज जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक, अब एक चीज और देखें बेटे, तो गोल्डन आवर में जो बच गया है उसको इलाज उपलब्ध कराएंगे जो जिंदा है। लेकिन अगर हिट एंड रन केस हो जाए तो हिट एंड रन केस मतलब मारा और भाग गया सामने वाला, तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, हिट एंड रन केस में मुआवजा दिया जाएगा इसी फंड से। तो हिट एंड रन केस में मुआवजा कितना दिया जाएगा? तो 25,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक मृत्यु होने पर मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, 25,000 से 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मृत्यु होने पर। ठीक है ना। लेकिन अगर घायल हुआ, गंभीर चोट होता है, घायल होने पर 12,500 से 50,000 रुपए तक का उसको मुआवजा दिया जा सकता है। मृत्यु होने पर इसी फंड से 25,000 से 2 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, और अगर घायल हो जाता है, ठीक है ना, तो क्या दिया जाएगा आपका? 12,500 से 50,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जा सकता है। समझ में आया? ये प्रावधान किए गए थे। ठीक, नोट करके थोड़ा सा एक बात ध्यान सुनिए एक मिनट। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो यूएनओ है, ठीक है ना, यूएनओ ने सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, some instructions has been given by the UNO to its member nation to reduce the road accidents. यूएनओ ने कुछ कार्य किए हैं, उसके बारे में आप ध्यान सुन ले।
तो यूएनओ ने पहला तो ये कहा कि यूएनओ के सभी सदस्य देश जो है वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटना के मामले में 50% की कमी लाने का प्रयास करें। ठीक है, यूएनओ had declared its member nation to reduce the road accident by 50% since 2020, है ना। 2020 तक सड़क दुर्घटना के मामलों में 50% तक की कमी करने का निर्देश दिया है 2020 तक। अभी आंकड़ा नहीं आएगा, कितना नहीं आया है कि कितना कम हुआ। साथ ही साथ 2011 से लेकर 2020 ये जो दशक है, 11 से 20 का जो दशक है, इसे यूएनओ ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्यवाही दशक के रूप में मनाने की घोषणा की। एक्शन डेकेड फॉर रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा के लिए कार्यवाही दशक। तो याद रखें, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि सड़क सुरक्षा के संदर्भ में कार्यवाही दशक किसे कहा जाता है, तो 2011 से 2020 किसने घोषित किया था इसे कार्यवाही दशक? तो यूएनओ ने। और यूएनओ ने वर्ष 2020 तक कितने प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं में कमी का लक्ष्य रखा है? तो 50%। समझ में आया? प्यारे बच्चों, इसमें मैंने हर आयाम को कवर किया है। यातायात क्या होता है से लेकर के उसके संवैधानिक प्रावधान, विश्व से लेकर भारत और छत्तीसगढ़ तक के आंकड़े, भारत और छत्तीसगढ़ राज्य में यातायात को लेकर के जितने भी नियम है, चाहे सड़क चिन्ह है या शब्दावलियां हैं, और यूएनओ के जो प्रयास हैं, उन सारी चीजों को हमने कवर किया है। उम्मीद है कि इसके बाहर तो अब कुछ नहीं बचता, और उम्मीद है कि इसको पढ़ने के बाद अगर आप जाकर के एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपसे कुछ छूटेगा भी नहीं। ठीक है, कोई भी चीज केवल इतना जुर्माना वो नियम नहीं है। सीट बेल्ट नहीं लगाए तो इतना जुर्माना वो नियम नहीं। नियम यह है कि सीट बेल्ट लगाना चाहिए, उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था। नियम यह है कि लाइसेंस होल्डर ही गाड़ी चलाएगा। ठीक है, नियम यह है कि नाबालिग गाड़ी नहीं चलाएगा। ये सब नियम है। तो नियमों को अच्छे से ध्यान रखना है, पढ़ना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इतने को पढ़ करके आप जाएं। सारे एस्पेक्ट को हमने कवर करने की कोशिश किया है। ठीक, और ना केवल पढ़ें, इसको जीवन में लागू भी करें। ठीक है, धन्यवाद।